बताइए क्या पढ़े थे कल? अनुवांशिकी। हेडिंग बना लीजिए क्रमिक विकास, इवोल्यूशन। क्रमिक विकास, इवोल्यूशन। क्या? क्रमिक विकास, इवोल्यूशन हो गया। क्रमिक विकास किसे कहा जाता है? तो कोई भी जीव है उसकी शारीरिक संरचना जो है वो समय के साथ क्या होते रहती है, बदलते रहती है, और लंबे समय के बाद क्या होता है, उसका वास्तविक जो स्वरूप है उस स्वरूप से वह दूसरे जीव, दूसरे स्पेसीज में कह सकते हैं, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले अभी जो आधुनिक मनुष्य है, उस आधुनिक मनुष्य को अभी हम लोग साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस ये कहते हैं, आधुनिक मनुष्य का ये वर्तमान नाम है। लेकिन अगर देखा जाए तो होमोसेपियंस से जस्ट पहले हम लोग क्या थे, क्रो मैग्नन थे, और उसके और भी पहले हम लोग कई सारे रूप में रहे, रामा पेंथिकस। तो ये हम लोग का क्या रहा है, पूर्वज रहा है। तो सबका शारीरिक संरचना एक जैसा था कि अलग अलग था? अलग अलग था ना जी, अलग अलग। तो किन कारणों से ये बदलाव हुआ? पहले का ये रामा पेंथिकस क्रोमैग्नन में बदला, क्रोमैग्नन होमोसेपियन में बदला। तो इस बदलाव का क्या कारण था, इस चैप्टर में हम लोगों को वही देखना है, किन कारणों से जीवों की शारीरिक संरचना में बदलाव आती है, और वो बदलाव जो आता है उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रमिक विकास कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत में अगर देखा जाए तो आज से कितना साल पहले पृथ्वी बना था, तो 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बना था। और पृथ्वी पर जीवन कितना अरब साल पहले आया, तो 2.5 अरब साल पहले क्या आया, पृथ्वी पर जीवन आया। और जीवन आने के बाद भी धरती पर सबसे पहले कौन सा जीव आया, तो सैलामेंडर आया। सैलामेंडर के बाद एप्स, रेप्टाइल आया, रेप्टाइल्स के बाद एप्स आया। तो सैलामेंडर, रेप्टाइल्स और एप्स, इस तरीके से धरती पर क्या हुए, जीवित जीव आने लगे। लेकिन उस समय के जितने सारे जीव थे वो सारे के सारे खत्म होते चले गए, और नए वेराइटी के ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे विकसित होते चले गए। हम लोगों को देखा जाए तो शुरू में पूंछ हुआ करता था, जो क्रोमैग्नन था उसका पूंछ रहता था, शरीर पर बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, निचला जबड़ा आगे निकला रहता था, दांत केनाइन टीथ जो है वो बहुत शार्प रहता था। ये सब बदलाव हम लोगों के शरीर में थे। लेकिन धीरे धीरे वे सब क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो कैसे समाप्त हुए वो सारा कुछ हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, जीवों की शारीरिक संरचना में धीरे धीरे किंतु लगातार हो रहे बदलाव के अध्ययन को क्रमिक विकास कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, 3 वैज्ञानिकों ने क्रमिक विकास के तीन अलग अलग नियम दिए। पहला लिखेंगे लैमार्क, दूसरा लिखेंगे चार्ल्स डार्विन, और तीसरा लिखेंगे
ह्यूगो डी ब्रिज। हाँ ह्यूगो डी ब्रिज हो गया। तो तीन वैज्ञानिकों ने क्या दिया, क्रमिक विकास के बारे में बतलाने का प्रयास किया। पहले वैज्ञानिक कौन है इसमें, लैमार्क। दूसरे कौन है, चार्ल्स डार्विन। तीसरे कौन है, ह्यूगो डी ब्रिज। इन तीनों ने मिलकर के समझाया किस चीज के बारे में, तो क्रमिक विकास, इवोल्यूशन के बारे में बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब पहले के बारे में लिखिए, लैमार्कवाद। पहला लिखेंगे लैमार्कवाद, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लैमार्किज्म, लैमार्कवाद या लैमार्किज्म। इसमें लिखिएगा, लैमार्क ने फिलोसोफी जूलॉजिकी नामक किताब लिखा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लैमार्क ने अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता का सिद्धांत दिया। ठीक है, वैज्ञानिक का क्या नाम है, लैमार्क। तो लैमार्क ने कौन सा थ्योरी दिया, अंगों का उपयोगिता और अनुपयोगिता। ठीक है, ये थ्योरी किसका था, तो लैमार्क का था। तो लैमार्क ने सबसे पहले एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है फिलोसोफी जूलॉजिकी। और जब उन्होंने फिलोसोफी जूलॉजिकी किताब लिखी तो उस किताब के में उन्होंने किस थ्योरी का जिक्र किया, अंगों का उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत का जिक्र किया। यह थ्योरी क्या कहता है, इस थ्योरी के अनुसार जिस अंग का उपयोग कोई जीव करता है उस अंग में क्या होता है, विकास होता है। और जिस अंग का उपयोग नहीं करेगा धीरे धीरे वो अंग उसके शरीर से समाप्त हो जाएगा। जैसे शुरुआत में जिस समय हम लोग पाषाण काल में थे, तो पाषाण काल के समय हम लोग किस रूप में थे, तो क्रो-मैग्नन एप के रूप में थे। ठीक है, क्रो-मैग्नन एप, स्टोन एज पढ़े हैं ना, उसमें हम लोग क्या थे, क्रो-मैग्नन एप के रूप में थे। तो क्रो-मैग्नन एप जो था उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, अभी से हम लोगों से काफी अलग है। ठीक है, क्यों ऐसा था, तो केनाइन टीथ उन लोगों का जो है वो आगे शार्प था, वो आगे निकला हुआ था। तो केनाइन टीथ से वो क्या करते थे, कच्चा मांस खाने का कार्य करते थे। उस समय आग का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो वे कुछ भी खाते थे, तो क्या खाते थे, कच्चा खाते थे। ये जो केनाइन टीथ है वो पूरा आगे निकला हुआ था, जंगली जानवरों के तरीके से कुत्ते में, शेर में दिखाई देता है। क्यों होता था, क्योंकि उन्हें कच्चा मांस खाना था। अब कच्चा मांस खाने के लिए इस दांत का क्या है, मजबूत होना जरूरी है। अब धीरे धीरे जब आग का आविष्कार हुआ, तो आग का आविष्कार की कैसे हुआ, तो पाषाण काल था, तो पत्थर को टकरा करके उन लोगों ने आग लगाया। आग भी शुरुआत में कैसे लगा था, तो दावानल के कारण लगा था। दावानल समझते हैं ना, जंगल में जब आंधी चलती है तो सूखे पेड़ रगड़ते हैं और रगड़ की गर्मी से आग लग जाता है, तो उसको दावानल कहा जाता है। ठीक है, तो दावानल के कारण क्या हुआ, आग लगा। अब आग लगा तो बहुत सारे जंगली जानवर जो थे उस आग में जल करके मर गए। अब मरे तो उनका मांस खाया क्रो-मैग्नन ने, तो इसे खाने में स्वादिष्ट लगा, तो कहा कि आग का भाई निर्माण करा कैसे जाएगा। तो सोचा कि कैसे आग का आविष्कार हुआ था, तो ध्यान से सोचा तो देखा कि आंधी चल रहा था, पेड़ रगड़ा रहे थे और रगड़ाते रगड़ाते क्या हुआ, आग लग गया। तो पहला बार आग का जब आविष्कार हुआ तो वो आग बनाया गया किस चीज से था, पत्थर को टकरा के नहीं बनाया गया था, लकड़ी को टकरा करके बनाया गया था। लकड़ी को रगड़ रगड़ करके आग लगाया था। और फिर देखा कि अरे लकड़ी से तो आसान क्या है, पत्थर को टकरा के आग लगाना। तो फिर क्या किया, पत्थर को टकरा करके आग लगाने लगा। अब जब भी किसी जानवरों को मारता था तो पहले उस आग में पका लेता था और पका हुआ मांस खाने लगा। जब पका हुआ मांस खाने लगा तो इस दांत का मेहनत बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया। तो ये दांत धीरे धीरे क्या हो गया, अंदर की तरफ चला गया, यानी मांसाहारी जीवों के तरीके से चेंज होकर के शाकाहारियों के तरह से हम लोगों का दांत हो गया। दूसरा, हम लोगों के पास पूंछ हुआ करता था, तो पूंछ बॉडी को क्या करता था, बैलेंस करने का काम करता था।
जैसे बंदर को देखिएगा, पेड़ पर रहता है तो पूंछ को क्या करता है, नीचे गिरा के बैठा रहता है, तो पूंछ उसके बॉडी को बैलेंस करता है। तो हम लोग कहाँ रहते थे, पेड़ पर। क्रो मैग्नन जमीन पर नहीं रहता था, कहाँ रहता था, पेड़ पर। जब पेड़ पर रहना है क्रो मैग्नन को, तो पेड़ पर बॉडी को बैलेंस करने के लिए उसे क्या चाहिए, पूंछ। तो पूंछ हुआ करता था। फिर आग के आविष्कार के बाद पेड़ पर रहना बंद, कहाँ रहने लगे, जमीन पर। तो पेड़ पूंछ का काम था, नहीं था। पूंछ धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। पीठ की हड्डी हम लोगों की झुकी हुई थी, माने हाथ का भी उपयोग किसमें करते थे, चलने में। ठीक है, तो हाथ का उपयोग चलने में कहाँ करते थे, जब पेड़ पर आते थे तब। पेड़ पर सीधा खड़ा होकर के चलना दिक्कत है, तो हाथ का भी उपयोग चलने में करते थे। तो जब जमीन पर आने लगे तो धीरे धीरे ये डोर्सल जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है, रीढ़ की हड्डी, वो क्या हो गई, सीधी हो गई। ठीक है, ये सब बदलाव हम लोगों के शरीर पर। जो बड़े बड़े बाल थे, तो पाषाण काल में ही पेड़ के पत्तों को, जो पेड़ पर बड़े पत्ते होते हैं, उन पत्तों को क्रो मैग्नन क्या करता था, निकाल लेता था, उसको सिलता था, सिल के कपड़ा बनाता था, फिर उसको पहनता था। तो चूंकि पेड़ के पत्तों को सिल करके यह वस्त्र बना करके पहनने लगा, इसलिए उसके शरीर पर जो बड़े बड़े बाल थे उसमें भी क्रमिक विकास हुआ, और वो बाल भी धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए। ये विचार किसका था, लैमार्क का था। और लैमार्क ने कहा जिस अंग का उपयोग कोई जीव करेगा वो विकसित होगा, जिसका उपयोग नहीं करेगा वो अंग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसी सिद्धांत को क्या कहा गया, उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत कहा गया, जो लैमार्क ने दिया। और इस थ्योरी के बारे में लैमार्क ने किस पुस्तक में लिखी, तो फिलोसोफी जूलॉजिकी में लिखी। ठीक है, अब लैमार्क का यह थ्योरी जो था वो सही नहीं था। ठीक है, लैमार्क के इस थ्योरी को चैलेंज किया किस वैज्ञानिक ने, डार्विन ने। किसने किया, डार्विन ने। तो डार्विन ने जो थ्योरी दिया उसको कहा गया डार्विनवाद। डार्विनवाद, डार्विनिज्म, डार्विनवाद, डार्विनिज्म। ठीक है, इसमें लिखिएगा डार्विन को क्रमिक विकास का जनक कहा जाता है। डार्विन को क्रमिक विकास का जनक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डार्विन ने एक प्रसिद्ध किताब द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जिसमें उनने निम्न बातें कही, जिसमें उन्होंने निम्न बातें कही। हो गया। इसलिए नहीं देखिए, आप लोग बनाइएगा, पहले बना लीजिए आप, पहले गलत या सही आप बना लीजिए, तब ना हम आंसर देंगे। नहीं समझे? हाँ, सब लोग बना लिए हैं? हाँ, बस एक लोग और 2 लोग। कल बनाइएगा, आज ही बना लीजिएगा, आज यहाँ से घर दिए तो बना लीजिएगा। हाँ, तो जब आप लोग बना लीजिएगा फिर हमें बताइएगा। नहीं देंगे ना आंसर, जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे आंसर नहीं देंगे। हम जानते हैं आंसर देने में कोई लाभ नहीं होगा, पहले आप लोग बना लीजिए फिर आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें दूसरा वैज्ञानिक कौन आया, डार्विन।
तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, इससे आया हुआ प्रश्न है कि सबसे पहले क्रमिक विकास के बारे में बताने का प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था, तो क्या कहोगे, लैमार्क। सबसे पहले क्रमिक विकास को किसने समझाया, लैमार्क ने, भले गलते समझाया लेकिन समझाया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि लैमार्क के सिद्धांत को गलत किस वैज्ञानिक ने बताया, डार्विन ने बताया, ठीक है। और डार्विन ने चूंकि प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया, इसलिए इसको डार्विन को कहा जाता है क्या, क्रमिक विकास का जनक। तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत उसने किस किताब में लिखा, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब में लिखा, ठीक है। और इस सिद्धांत में उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो बातों के बारे में लिख लीजिए। पहली बात लिखिएगा, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। संतानोत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा लिखिएगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तर जीविता। और तीसरा लिखिएगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन यापन हेतु संघर्ष। ये दो तरह का संघर्ष था, एक था सम जातीय संघर्ष और दूसरा था विषम जातीय संघर्ष। सम जातीय को अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल, और इसे कहते हैं इंटर स्पेसीज स्ट्रगल। हो गया। तो प्राकृतिक चयनवाद में डार्विन ने क्या क्या कहा, तीन बात कहा। क्या पहला थ्योरी था इसका, संतान उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि प्रत्येक जीव को ज्यादा से ज्यादा संतान को क्या करना चाहिए, जन्म देना चाहिए। जो इस काम को नहीं करता है उसमें क्रमिक विकास नहीं होता है, ठीक है। और इसमें उसने क्या कहा कि क्रमिक विकास नहीं होगा और उस जीव की जो प्रजाति है वो अल्प समय में विलुप्त भी हो सकती है। जैसे अगर देखा जाए तो अब से कुछ दिन पहले ही, 30-35 साल पहले ही, एक लंबा चोंच वाला पक्षी हुआ करता था, उसका क्या नाम था, डोडो। क्या नाम था, डोडो। लंबा चोंच का एक पक्षी था डोडो। आज डोडो का एक भी प्रजाति धरती पर नहीं है। ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी रिसेंटली ही ये क्या हुआ, खत्म हो गया। कुछ दिन तक रेड डाटा बुक में था, अब रेड डाटा बुक में भी नहीं है। डोडो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म। डोडो गोगो हो गया। ठीक है, डोडो क्या हो गया, गोगो हो गया। क्यों नहीं किया, तो डार्विन ने माना क्या कि उसने जितना संतान को जन्म देना चाहिए था इस काम को इसने नहीं किया। तो जो अत्यधिक संतान को जन्म नहीं देगा उसकी प्रजाति जो होगी वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। अब सोचिए कि इस ये थ्योरी सही है या गलत है, तो क्या लगेगा, सही थ्योरी है, गलत है, गलत थ्योरी है एक तरह से। कैसे गलत है, इसी के कारण संसार की सारी समस्याओं का जड़ यही थ्योरी है। पूछोगे कि कैसे, तो देखो 1947 आजादी से पहले हम लोग भारत में कितने करोड़ हुआ करते थे, तो केवल हम लोगों की जनसंख्या कितनी थी मालूम है, 33 करोड़। आजादी के समय हम लोग कितने थे, 33 करोड़ केवल। तो उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कहां था, भारत में, और हम लोग थे 33 करोड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने बड़े हम लोग थे और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत
छोटे। आजादी का कितना साल हुआ? 76 साल, यानी चल रहा है क्या 2023, और हम लोग कितने हैं? 144 करोड़, 143 दशमलव कुछ है। तो हम लोग की जनसंख्या कितनी? 144 करोड़, यानी कितने करोड़ हम लोग बढ़ गए? तो 1 अरब क्या करोड़ हुआ जी? 11 करोड़। 1 अरब 11 करोड़ की जनसंख्या हम लोगों की बढ़ी। कितने साल में बढ़ी? मात्र 76 साल में। तो डार्विन के इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मन लगा के कौन पढ़ा? भारत के लोग। कौन पढ़ा मन लगा के? भारत के लोग। इतना संतान को जन्म दे दो कि कभी इसका प्रजाति ही विलुप्त ना हो, 2-4-10 गो उल्का पिंड गिर जाए तब वो 1-2 गो बचिए जाए, क्या इतना संतान को जन्म दे दो। यही सिद्धांत दिया पहला, संतान उत्पत्ति का सिद्धांत। अब समझिए कि ये जब जनसंख्या नहीं थी तो आज के समय में भारत क्या है? दुनिया का सबसे पहला जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। वर्ल्ड में हम लोग सबसे ऊपर हैं, ठीक है। भारत सबसे टॉप पर है वर्ल्ड में जनसंख्या के दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल में तो बेचारा बहुत कम है। इस समय जब आजादी का टाइम चल रहा था, तो आजादी के टाइम पर क्या था? इस समय देखिएगा तो एक व्यक्ति जितना संसाधन में गुजारा कर रहा था, आज इतने संसाधन में कितने लोगों को गुजारा करना है? 15 लोगों को गुजारा करना है। तो खुशहाली बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। आज से अगर ज्यादा समय नहीं, 40-50 साल पहले ही आप जाओ तो आपको भी याद होगा, आप भी अपने गांव वगैरह में देखिएगा, रेलवे वगैरह में लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती घुसाया जाता था। बूढ़ा जो लोग होता था ना, उन लोगों को जबरदस्ती क्या किया जाता था? रेलवे में चलिए ज्वाइन करिए। उस समय लोग ज्वाइन भी नहीं करना चाहते थे। नौकरी कौन करता था? जो नौकरी करता था ना, उसको माना जाता था बेचारा है, इसके घर में दुख तकलीफ है तो ये क्या कर रहा है? दुख तकलीफ है तो ये क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। आज के समय में स्टैंडर्ड किसे कह रहे हैं? नौकरी को कह रहे हैं। पहले बेचारे को कहा जाता है नौकरी करता है, अच्छा दिक्कत में होगा नौकरी कर रहा है। सरकारी नौकरी करने वाले लोग को भी दिक्कत वाले लोगों में माना जाता था। रेलवे वगैरह में बूढ़ा लोग जाना नहीं चाहता था। और आज अपने गांव में आपको मिलेगा बूढ़ा सब जो रिटायर हो गए हैं, और रिटायर होने के बाद 70,000 80,000 पेंशन है उनका। खोजिए गांव में तो 2-4 लोग हैं मिलेंगे जो रिटायरमेंट के बाद 70-80,000 पेंशन उठा रहे हैं केवल, और उनको कोई मेरिट पर नौकरी नहीं हुआ है, जबरदस्ती पकड़ के नौकरी करवाया गया था। और लिखने नहीं आता, अंगूठा छाप है, फिर भी उतना उनका। हाँ, तो बताइए इतना पढ़ करके शिक्षक भर्ती के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें गलती किसका है? भारत के लोगों का नहीं है, गलती किसका है? डार्विन का। पहला थ्योरी देके चला गया, कौन सा? संतान उत्पत्ति का सिद्धांत। ये नहीं दिया रहता तो कम रहता जनसंख्या। चलिए 33 करोड़ घटा ही रहता, बढ़ता कैसे? पाकिस्तान बांग्लादेश हुआ तो कुछ उधर भी तो इधर भी जाता, तो जनसंख्या क्या हुआ रहता? कम हुआ रहता, घटा रहता। इतना 33 करोड़ से सीधे 143 करोड़ तो नहीं जाता। तो सारी समस्याओं का जड़ यहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन से है, डार्विन से है। सब समस्या का जड़ कौन है? डार्विन। पहला थ्योरी दे करके चला गया। दूसरा थ्योरी क्या दिया? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। भारत में पहले ऐसे कहा जाता था कि दूध दही की नदियां बहती हैं, मतलब नदी में दूध दही बहता था क्या? तो क्यों बोला जाता था दूध दही की नदियां? अत्यधिक होता था, संपन्न था, सबके दरवाजे पर 2-4-10 गो गाय भैंस। संपन्न किसे माना जाता है? जिसके दरवाजे पर 10 गो बैल है, 10-20 गो गाय है, भैंस है, खेती है, उसको सबसे संपन्न माना जाता था। नौकरी वोकरी का गांव का सब बूढ़ा लोग बैठ के एकदम खटिया पर मोछ पर ताव दे रहा है, बैठा एकदम पंचायत लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कोई राहगीरो आया, बाबा पानी चाहिए तो पानी पिएगा, पानी की जगह पर उसको छाछ, दूध, दही, लस्सी, मट्ठा, पेड़ा खिलाया जाता था। आज किसी के दरवाजे पर अननोन कोई आ जाए तो पानी भी नहीं पिलाएगा, है ना? पानी भी नहीं पिलाएगा। खूब खुश हुआ, और नोन लोग भी आ गए, जिसको जान रहे हो उसको भी 2 पार्ले जी के बिस्कुट, एक गिलास पानी, यही मिलता है। ठीक है, पेड़ा छाछ लस्सी कहाँ से मिलेगा? वो अपने लिए ही नहीं है क्या? तो ये सब डार्विने का गलती था। नहीं है अभी भी, क्या बात करते? पेड़ा बिस्कुट खिलाते हैं अननोन को बैठा के? अपने पास है पहले, अब आपके यहाँ हो 10-20 को गाय भैंस होगा तो चलेगा, हम लोग के यहाँ तो नहीं है। हाँ बिस्कुट पानी, हाँ बिस्कुट पानी। दूसरा क्या है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो सबसे फिट है वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, और जो अनफिट है उसका प्रजाति क्या हो जाएगा? खत्म। ये थ्योरी ठीक है, ये चलने लायक है कि जो मजबूत है, योग्यतम की उत्तरजीविता, मतलब जो योग्य है वो जीवित रहेगा, और जो अयोग्य है प्रकृति उसे अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म कर देगी। समझ में आया?
कई लोग तर्क देता है, जो मुर्गा मुर्गी खाने वाला सब है वो सबसे कहिए कि मुर्गा मत खाओ तो कहेगा कि मुर्गा नहीं खाएंगे तो मुर्गा का जनसंख्या बढ़ जाएगा। यही तो बोलता है सब ना, मुर्गा का क्या बढ़ जाएगा जनसंख्या, आदमी से ढेर मुर्गा रोड पर हो जाएगा। तो डार्विन देखो थ्योरी दे करके गया है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट नहीं है वो ऑटोमेटिक उसका प्रजाति क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। उसको मेंटेन इंसान नहीं करेगा, नेचर उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक मेंटेन कर देगा। समझ में आ रहा है? तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तीसरा थ्योरी क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्ट मतलब क्या, धरती पर अगर रहना है तो जीवन भर क्या करना होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रगल कितने तरह का है, दो तरह का। पहला स्ट्रगल क्या है, समजातीय, और दूसरा क्या है, विषम जातीय। मतलब समजातीय मतलब इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल, अपनी ही जाति में स्ट्रगल करना पड़ेगा, लंबे समय तक बने रहना है। तो जंगल में एक शेर रह रहा है, उससे बड़ा कोई शेर आ जाए तो उसको रहने देगा कि भगाएगा, वहां से भगा देगा। तो ये संघर्ष क्या कहलाएगा, समजातीय। आपके घर में मामा जी चले, मान लो आगे मामा जी, खूब खातिरदारी आपने किया, खूब खुश हो गया, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता चला महीना में मामियों को बुला लिए, प्लान कर लिए यहीं रहने का, तो खेदने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कौन सा हुआ, समजातीय संघर्ष। तो अपनी जाति में संघर्ष हो, समजातीय। इंटर स्पेसीज, इंटर स्पेसीज, इंटर स्पेसीज माने विजातीय। जैसे कहते हैं ना, वो इंटर कास्ट मैरिज कर लिया, मतलब दूसरा कास्ट में शादी कर लिया। तो वैसे ही इंटर स्पेसीज माने दूसरा जाति के साथ संघर्ष। जंगल में पहले से हिरण है और शेर है, दोनों हैं। ठीक है, दोनों भागते हुए दिखाई देते हैं। शेर क्यों भागता है, पेट भरने के लिए, और हिरण शिकार करना उद्देश्य थोड़े है उसका, क्या उद्देश्य है, पेट भरना। क्या, और हिरण क्यों भागता है, जान बचाने के लिए। हाँ, तो दोनों का संघर्ष किस में आ जाएगा, विषम जातिया में आ जाएगा। और नहीं संघर्ष करेगा तो दोनों भूखे मरेगा, हिरण जान गवा बैठेगा और शेर भूखे मर जाएगा। तो उन दोनों का संघर्ष विषम जातीय है। तो ये तीन थ्योरी दिया किसने, चार्ल्स डार्विन ने। और तीनों का तीनों थ्योरी किस टॉपिक के अंदर इंक्लूड है, किसमें, प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद में ये तीन थ्योरी है, किसका, चार्ल्स डार्विन का। अब डार्विन की इस थ्योरी को चैलेंज किया किस वैज्ञानिक ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो तीसरा लिख लीजिए, ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज, डैश देकर के लिखिएगा। इन्होंने उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्रमिक विकास का मुख्य कारण उत्परिवर्तन है। इस सिद्धांत को क्रमिक विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत भी कहते हैं। तो डार्विन के थ्योरी को गलत किसने बताया, ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्रमिक विकास का मुख्य कारण क्या है, और विकल्प में आपको दे दिया जाए 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया जाए, क्या क्या दिया जाए, पहला ऑप्शन दे दिया जाए अंगों का उपयोग और अनुपयोग, दूसरा दे दिया जाए प्राकृतिक चयनवाद, तीसरा दे दिया जाए योग्यतम की उत्तरजीविता, चौथा विकल्प दे दिया जाए उत्परिवर्तनवाद। किसे टिक करेंगे, उत्परिवर्तनवाद। क्रमिक विकास का मुख्य कारण उत्परिवर्तनवाद है, जिसके बारे में बताया किसने, ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया। और उत्परिवर्तनवाद है क्या, तो उत्परिवर्तनवाद का मतलब होता है जिस तरीके के परिवेश में कोई जीव रहता है, उस जीव के अंदर उसी प्रकार के जीन विकसित होने शुरू हो जाते हैं।
और वही जीन उसके पीढ़ी से निकल करके अगली पीढ़ी में भी चले जाते हैं, जिससे उसका शारीरिक संरचना बदल जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना हो तो अभी देख सकते हैं हम लोग क्या कि जितने सारे ह्यूमन में भी कई तरीके के आप बदलाव देख सकते हो, चेंज देख सकते हो। अपने बिहार से सटा हुआ है कौन सा राज्य? नेपाल। बिहार से सटा हुआ है ना नेपाल। अब नेपाल के लोगों को यदि आप देखें तो हम लोगों जैसे भी दिखाई देते, थोड़े अलग होते हैं। अलग होते हैं, देख के पता चल जाएगा नेपाल से हैं ये। चीन वाले को देख के पता चल जाएगा चीन से हैं। रूस वाले पता चल जाएंगे आपको, और भी देशों वाले पता चल जाएंगे। तो क्यों होगा? तो उस जिस परिवेश में वो रह रहे। अब भारत में आप जितना ऊपर की तरफ जाते जाओ लोग क्या मिलेंगे? गोरे मिलेंगे, और जितना नीचे की तरफ जाओ काले लोग अधिक मिलेंगे। तो ये क्यों होता है? यही उत्परिवर्तनवाद का है। जिस तरीके के परिवेश में कोई जीव रहेगा उस परिवेश के कारण उसके जीन के अंदर बदलाव हो जाता है, ठीक है। और वही धीरे धीरे, दो लोग हैं मान लो अपने राज्य के, उनको भेज दिया जाए रूस में, भेज दिया जाए, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की दोनों कपल हैं, दोनों पति पत्नी, दोनों को कहां भेज दिया? रूस में। अब कुछ दिन बाद उनका पहला जनरेशन जन्म लिया, वो कैसा दिखाई देगा? भारतीय की तरह दिखाई देगा। लेकिन 4-5 पीढ़ी बदलते बदलते वहां के जो नए बच्चे जन्म लेंगे वो कैसे दिखने लगेंगे? रूस के लोगों की तरह दिखने लगेंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे? उत्परिवर्तन। वहां का जो परिवेश है उस परिवेश के कारण उनका शारीरिक संरचना क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस बात को किसने बताया? ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया। इसमें और भी बहुत सारा चीज है जो आपके काम का नहीं है, वो हम लोग नीट में पढ़ाते थे पहले, तो उसमें जरूरत पड़ता था, वो आपके सिलेबस का नहीं। बस इतना याद रख लो, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इतना याद हो गया? चलिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब जेनेटिक्स में इतना ही था। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिजीज, रोग, वो देख लेते हैं। छोटा सा हेडिंग बनाना, मानव रोग। मानव रोग, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, ठीक है। तो मानव रोग जो है, ह्यूमन डिजीज, इसमें रोग किसे कहते हैं? रोग इसको क्या डिफाइन किया गया है, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। WHO के अनुसार, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शारीरिक कौमा मानसिक या सामाजिक, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसे रोगी कहा जाएगा। तो उसे रोगी कहा जाएगा। तो उसे रोगी कहा जाएगा। हो गया। अब इसका डिजीज का डेफिनेशन किसने दिया है? WHO ने। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसने डिजीज का यह परिभाषा दिया है, और इससे PCS एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसी को रोगी कब कहा जाएगा? शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक कमजोर, सामाजिक कमजोर, या उपरोक्त तीनों रूप से कमजोर। तो आंसर क्या है? तीनों से, ठीक है। शारीरिक कमजोरी का मतलब क्या है? फिजिकली डिजेबल है वो, उसका हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, लीवर किडनी में कोई दिक्कत है, या कोई भी शरीर का अंग जो है वो प्रॉपर कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? शारीरिक रूप से कमजोर है। कई लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से ठीक है, ठीक है। मानसिक भी बीमारियां होती हैं, कोई एंजाइटी में है, कोई डिप्रेशन में है, तनाव में है, ठीक है, मिर्गी आ जाता है, ठीक है। ये सब कैसी बीमारियां हैं? मानसिक बीमारियां हैं। तो आज के समय में शारीरिक रूप से लोग फिट हो सकते हैं, लेकिन मानसिक फिट बहुत कम लोग मिलते हैं। मानसिक तो कम न मिलता है। अभी बच्चा जन्म लेता है तभी से डिप्रेशन में रहता है सब। अभी के समय में जो बच्चा घरे जन्म लिया, तीसरा दूसरा 2-3 साल का है, तभी से लोग उसको क्या करते हैं? स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अब 3-3 साल के बच्चों को लोग स्कूल भेजने लगते हैं। 3 साल का है बेचारा, स्कूल जा रहा है। सुबेरे उसका नींद कब खुलता है? कब खुलता है उसका नींद? पूरा नींद उसका खुलता है स्कूल पहुंचने के बाद, ठीक है। स्कूल का बस उसको स्कूल में उतार दिया तब उसका नींद खुलता है, घर में नहीं खुला रहता है उसका नींद। घर में माता जी भोरे भोरे उठा करके एक बार क्या किए, बेचारा उठबो नहीं रहा था, गोदी में उठा के उसको
नल के आगे बैठा के नल खोल दिया जाता है उसके ऊपर। अब सीधे नहाया तो पहला बार उसका आंख खुला कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो नींदे में रहेगा तो उसको कपड़ा पहना दिया जाएगा, जूता मोजा पहना के, नींदे में खाना भी खा लेगा, सुबह का नाश्ता कर लेगा, टिफिन उफिन पैक कर नींदे में बस में बैठा दिया जाता है। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, चौथा 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, अब स्कूल में उसको मास्टर सब टेंशन देना शुरू कर देता है, टेस्ट है तो पढ़ करके आओ, टेबल याद करके आओ, पोएम याद करके आओ। बस में भी बैठ के क्या करते रहता है, वो पोएम याद करता है। देखिएगा स्कूल बस जो जाता है उसमें बचवा सब छोटा छोटा रहेगा, मोह लगता है उस सबको देख के, एकदम छोटा छोटा है सब, वो सब क्या करता है, टेबल याद करते जा रहा है स्कूल में। स्कूल बस में भी बैठा है, वैन में तो वो पढ़ रहा है। वैन में बैठा है तो बाहर देखो, है कोई जा हो रहा है तो छिलका फेंको उसके ऊपर, मस्ती करते हुए जाना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, टेबल पढ़ते जा रहा है। अब टेबल पढ़ते हुए जाएगा तो उसका दिमाग मजबूत होगा कभी, वो चैलेंज कभी एक्सेप्ट करने लायक है। पहले के बच्चे कब जाते, 5 साल का हुआ तब उसको स्कूल भेजा जाता था। 5 साल तक तो घर में खेल के हड्डी मजबूत करता था वो, माटी में खेलता था एकदम। अब माता जी लोग बाबूजी लोग माटी में खेलने नहीं देगा उसको, माटी में खेलेगा बीमार पड़ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। माटी में खेलेगा तो हड्डी मजबूत होगा, बीमार थोड़े पड़ जाएगा जी। तो जो खूब गांव में कुश्ती खेला है, लुका छुपी खेला है, धान कटाता था तो जब उसका पुआल ये किया जाता था तो उसमें ठंडा के दिन में हम लोग 10-10 बजे रात में लुका छुपी चलता था, है धान के बोझा पर पटका पट के चलता था। तो उतना खेला, जो खेला वो मजबूत हुआ है, वो हर तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करने लायक बनेगा। जो पैदे हुआ एसी में, दिन भर एसी में रह रहा है, उसका बुद्धि कहाँ से ढेर विकसित होगा, समझ में आ रहा है। उठा पटक आएगा जीवन में, जरा कमजोर हो जाएगा, समझ में आया। तो मानसिक बीमारी मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, तो डिप्रेशन में, तनाव में हमको लग रहा है शायद ही कोई है जो नहीं होगा, ठीक है। तनाव आज के समय में शायद ही कोई है जिसको नहीं होगा। शारीरिक रूप से फिट हो गया, मानसिक रूप से फिट होना मुश्किल है, लेकिन मान लो कोई खूब बढ़िया योगा प्राणायाम कर रहा है, वो मानसिक रूप से भी फिट है, तो सामाजिक रूप से पक्का वो बीमार रहेगा। सामाजिक रूप से बीमारी का मतलब क्या है, समाज में, सोसाइटी में उसका प्रतिष्ठा वगैरह है या नहीं। मान लो आप मोहल्ला में अपने बाहर निकलते हैं, छोटा बच्चा सब है, वो सब देख के आपको करना है चप्पल चोर है, चप्पल चोर है, आपको चप्पल चोर कहे लगा, तो किस रूप में बीमार आप हो गए, सामाजिक रूप में भी बीमार हैं। घर में इज्जत नहीं है, बाबूजी अलग गरियाते हैं, माँ ही अलग गरिया रही है, भाई अलग गरिया रहा है, तो दिन भर सुन रहे हैं इधर उधर से, तो किस रूप में बीमार हो गए, सामाजिक रूप में। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों परिप्रेक्ष्य में जो स्वस्थ है उसी को स्वस्थ माना जाएगा। अब इतना टेढ़ा परिभाषा WHO दे दिया है कि दुनिया का, हमको लग रहा है दुनिया का पॉपुलेशन कितना है, 750 करोड़ के आसपास, तो शायद ही कोई तीनों रूप में क्या हो, स्वस्थ हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रोग का ये क्या है, परिभाषा। अब अगर पूछा जाए आपसे टाइम ड्यूरेशन के आधार पर, माने समय के आधार पर रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो समय के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक रोग होता है उसको कहते हैं एक्यूट, और एक रोग होता है उसको कहते हैं क्रॉनिक, ठीक है। ये किस आधार पर है, समय के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है। रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट किसे कहेंगे, तो जितने सारे शॉर्ट टर्म डिजीज हैं, शॉर्ट टर्म, जितने सारे शॉर्ट टर्म डिजीज हैं उसको क्या कहा जाएगा, एक्यूट। और जितने सारे लॉन्ग टर्म डिजीज हैं उनको क्या कहा जाएगा, क्रॉनिक, ठीक है। वैसी बीमारियां जो किसी को हो और जल्द ही क्या हो जाए, ठीक हो जाए, वो क्या कहलाएगा, एक्यूट। और वैसा बीमारी जो हो जाए तो जीवन भर साथ निभाए, वो क्या कहलाएगा, क्रॉनिक। अब किसी को डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज क्या रहेगा, जीवन भर रहेगा, तो वो क्या हो गया, क्रॉनिक। किसी को थायराइड हो गया, जीवन भर रहेगा, क्रॉनिक। किसी को गठिया हो गया, जो हड्डियों में होता है, वो क्या हो गया, क्रॉनिक। अस्थमा हो गया, क्या हो गया, क्रॉनिक, ठीक है। हड्डी संबंधित कोई बीमारी है, लीवर संबंधित, किडनी संबंधित बीमारी, इंग्लिश टर्म ही यूज होता है, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। तो ये लंबी समय तक चलने वाली बीमारियां क्रॉनिक, और कम समय तक, जैसे किसी को बुखार हो गया तो बुखार किसमें आ जाएगा, एक्यूट में। सर्दी बुखार हो गया, वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, समझ में आ रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा, एक्यूट, ठीक है। तो समय के आधार पर रोग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक्यूट और क्रॉनिक। अब डिजीज का एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं। रोग को 2 अन्य वर्गों में बांटा गया है। एक होता है कॉन्जेनाइटल, हिंदी में कहते हैं जन्मजात रोग, और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज,
इसे कहते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग के दो प्रकार हैं, एक होता है संक्रामक, इसको कहते हैं कम्युनिकेबल, और दूसरा असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल। हो गया, संक्रामक और असंक्रामक दो प्रकार के। उसी को कहते हैं उपार्जित जन्म के बाद। लिख लिए? ठीक है, तो डिजीज के कितने प्रकार हो गए? दो, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। तो वैसी बीमारियां जो किसी को जन्म के साथ उसके शरीर में रहें वो क्या कहलाएगा? कॉन्जेनाइटल। ठीक है, अब जैसे एक बीमारी है जिसका नाम है SMA, ठीक है, SMA, इसको कहते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। क्या कहते हैं? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में क्या होता है? तो इस बीमारी में शरीर के अंदर में प्रोटीन नहीं बनता है। तो शरीर के अंदर में प्रोटीन नहीं बनेगा तो जितना सारा नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में शरीर के अंदर का तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता है, जिसके कारण बच्चों में यह रोग होता है, जन्म के साथ ही यह रोग होता है। तो वैसे बच्चे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं, 3-4 साल 5 साल जाते जाते उनका डेथ हो जाता है, मौत हो जाता है। ठीक है, उसमें तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता है। इसका उपचार ही बहुत महंगा है। इसका एक इंजेक्शन लाने में खर्चा हो जाता है 16 करोड़ रुपया, और ये इंजेक्शन बनाता केवल कौन है? तो अमेरिका। इसका इंजेक्शन का दाम है 16 करोड़ और वो बनाता केवल कौन? अमेरिका। कुछ दिन पहले बिहार में एक बच्चे का न्यूज आ रहा था ना कि उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। उसको कौन सा बीमारी था? SMA डिजीज था, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। समझ में आया? 16 करोड़ इसका उपचार का दाम है। बेंगलोर में एक लड़की को, छोटी बच्ची थी, उसको लगा था यह इंजेक्शन, तो उसका उस पर GST लगा हुआ था, तो उस पर GST भारत सरकार ने क्या किया था? माफ कर दिया था। तो 3 करोड़ या 4 करोड़ का GST उस पर माफ हुआ था। 5 करोड़ का GST माफ, हाँ ठीक हो जाता है, 5 करोड़ का GST माफ हुआ था। तो 11 करोड़ में इसका इंजेक्शन लगा था। ठीक है, तो सोचिए कितना ही खतरनाक बीमारी होगा। एक्चुअली उसके खाली इंजेक्शन का दाम 16 करोड़ नहीं है, पूरे के पूरे प्रोसीजर का दाम है। जिस बच्चे को यह बीमारी है तो सबसे पहले अमेरिका उस बच्चे का क्या मंगाता है? ब्लड सैंपल मंगाएगा, और ब्लड सैंपल से जीनोम चेक किया जाता है कि कितना प्रॉब्लम है उसको, और फिर जीनोम चेक करने के बाद उस तरीके का फिर उस वैक्सीन को तैयार किया जाता है, तब जाकर के वो वैक्सीन आता है और यहाँ पर बच्चे को लगाया जाता है। तो पूरे के पूरे प्रोसीजर में जो खर्च आता है वो 16 करोड़ का है। समझ में आया? तो अगर पूछे आपसे कि SMA डिजीज किस में आ जाएगा तो क्या कहेंगे? कॉन्जेनाइटल में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसको उदाहरण में लिखते जाइए, उदाहरण में लिखते जाइए। कॉन्जेनाइटल का उदाहरण लिख लीजिए SMA। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, SMA ही बोला जाता है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। हो गया। इसी का दूसरा बीमारी लिखिएगा एक एग्जाम्पल, जीभ कॉमा ओठ, जीभ ओठ का कटा होना, जीभ ओठ का कटा होना। कई सारे बच्चे होते हैं जिनका लिप्स और पैलेट क्लैप्ट रहता है, माने ओठ उसका क्या रहेगा? कटा रहेगा, ऊपर वाला ऐसे टेढ़ा नहीं रहता है, नीचे वाला ओठ ऊपर चढ़ा रहता है, जो बोल नहीं पाता है ठीक से।
जीभ भी जो होता है उसका कटा हुआ रहता है, तो जीवन भर वो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो ये भी बीमारी किसमें आ जाएगी, कॉन्जेनाइटल में। ठीक है, एक और उदाहरण लिख लीजिएगा, रीढ़ के हड्डी के किनारे, रीढ़ के हड्डी के किनारे गड्ढे बने होना, रीढ़ के हड्डी के किनारे, रीढ़ के हड्डी के किनारे गड्ढे बने होना, गड्ढे बने होना। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम। कई सारे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका जो रीढ़ का हड्डी, मान लो यहाँ पर यह उनका बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी के किनारे इस तरीके के गड्ढे जैसी संरचनाएं बनी हुई होती हैं। इस गड्ढे के कारण वो ठीक से खड़ा होकर के चलने उलने में उसको दिक्कत होता है, समझ गए। तो ये भी बीमारी कैसी होती है, तो कॉन्जेनाइटल ही है, जन्मजात रोग है, माने जन्म के साथ किसी के अंदर कोई बीमारियां हैं तो वे कॉन्जेनाइटल कहलाएंगी। दूसरा बीमारी कौन सा, एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड कब होगा, उपार्जित। कौन सा, ये सब ठीक नहीं होने वाला, SMA, SMA का उपचार है, तब कैसे मर जाएगा 4-5 साल में मैक्सिमम। दूसरा चल फिर नहीं पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, बेड पर पड़ा रहेगा। सामान्य लोग उपचार नहीं करा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। जीवन भर में कोई 2-4 करोड़ नहीं कमा पाता है, इधर 16 करोड़ है। चलिए ठीक है, तो उसके बाद एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, उपार्जित। उपार्जित का मतलब वैसे रोग जो किसी को कब हो, जन्म के बाद हो, तो उसको कहा जाता है उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग कितने तरह का, 2 तरह का, संक्रामक और असंक्रामक। तो वैसी बीमारी जो अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चला जाए उसको क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। और वैसा बीमारी जो अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ में नहीं जाए उसको क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग। ठीक है कितना। अब जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट का बीमारी है, उसके साथ आप हैं, तो वो बीमारी आपको पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा, असंक्रामक। किसी को टाइफाइड, किसी को ये है क्या बोलते हैं, डायबिटीज है, तो उसका डायबिटीज नहीं पकड़ सकता है स्वस्थ व्यक्ति को। किसी को ब्लड प्रेशर है, नहीं पकड़ सकता, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, नहीं फैल सकता है, तो नहीं, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, माने रंग नहीं पहचान सकता है, तो ये सब बीमारियां फैल नहीं सकती। जितना भी विटामिन से होने वाला बीमारी है, चाहे वो बेरी हो, चाहे वो रिकेट्स हो, चाहे वो ऑस्टियोमलेशिया हो, चाहे वो आपका कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो नाइट ब्लाइंडनेस हो, ये कोई भी बीमारी फैलती नहीं है, तो वो सब बीमारी किसमें आ जाएगा, असंक्रामक में। और वैसा बीमारी जो अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ में चला जाए वह किसमें आ जाएगा, संक्रामक रोग में आ जाएगा। ठीक है, सब पूरा इस हम लोगों के अभी इस टॉपिक में यही पढ़ना है, संक्रामक रोग ही अभी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अगला हेडिंग बना लेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। डैश दे करके लिखिएगा, वैसे रोग, वैसे रोग जो बैक्टीरिया, वैसे रोग जो बैक्टीरिया, कॉमा वायरस, कॉमा प्रोटोजोआ, 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 कॉमा कवक, कवक, तथा कृमि, तथा कृमि, कृमि लिखने आता है ना, नहीं आता, आता, तथा कृमि द्वारा फैलता है, कृमि द्वारा फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। कृमि द्वारा फैलता है उसे संक्रामक रोग, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, अब वैसा बीमारी जो इन सभी से हो, केवल किससे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और वर्म, कृमि, इन सबसे जो हो बीमारी होगा वही संक्रामक होगा, अन्य कोई बीमारी संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, अब जितना सारा विटामिन से होने वाला बीमारी है सबका सब क्या हो जाएगा, असंक्रामक। जितना प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी सब असंक्रामक। संक्रामक रोग केवल कौन, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और वर्म से हो। ठीक है, तो पहला इसमें क्या हेडिंग बनाओगे, वायरस डिजीज, विषाणु जनित रोग। इसमें हेडिंग बनाइएगा विषाणु जनित रोग, वायरस डिजीज, वायरस डिजीज।
वायरस डिजीज हो गया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा वायरस, वायरस अकोशिकीय, अकोशिकीय जीव है, वायरस अकोशिकीय जीव है, इसकी खोज, इसकी खोज इवानोवस्की, इसकी खोज इवानोवस्की, IVANOWASKY, इवानोवस्की ने किया था, इसकी खोज इवानोवस्की ने किया था। और इवानोवस्की ने किया था लिख लिए, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टोबैको मोजैक वायरस, इवानोवस्की ने किया था, और ब्रैकेट में लिख लेंगे टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया था? टोबैको मोजैक वायरस। शॉर्ट में इस वायरस को कहा जाता है टीएमवी वायरस, ठीक है ना, शॉर्ट में क्या कहते हैं? टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। सबसे पहला वायरस यही खोजा गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा? इवानोवस्की के द्वारा। वायरस कैसा जीव है? अकोशिकीय, अकोशिकीय माने बिना कोशिका का, ठीक है, उसमें कोई कोशिका नहीं है। अब देखिए, मान लो डिजीज से जो क्वेश्चन एग्जाम में रहता है वो ये पूछा जाता है कि बीमारी का नाम दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए यह किससे होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है, वायरस से। तो आप में से कोई है ऐसे जो 5 वायरस से होने वाला बीमारी का नाम बता सके? 5 गो बीमारी का नाम आपको बताना है जो वायरस से होता है। ऑनलाइन में भी जो लोग हैं वो लोग भी बता सकते हैं, बताइए, ऑनलाइन वाले लोग भी बताइए वायरस से होने वाली 5 बीमारियों के नाम। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। 5 को पहले मन में सोच लीजिए, तब इन्हें कि 2 को बता के चुप होगा। कोरोना छोड़ के पहला बोलिए। ठीक है, एड्स आप बता रहे हैं, पहले आप बताइए। एड्स हो गया पहला बीमारी। दूसरा भाई गोनेरिया बैक्टीरिया का है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब गलती बताती है तो बैठ जाइए। हाँ, मम्स हो गया, एगो एड्स, दूसरा मम्स। और बताइए, है कैंसर ना, खत्म आपका भी। अब आप बताएंगे, चलिए बताइए, पहला बीमारी बताइए। टीबी बैक्टीरिया से, बैठ जाइए। प्लेग बैक्टीरिया से होता है, खत्म। रेबीज भी बैक्टीरिया, रेबीज वायरस से, रेबीज वायरस का हो जाए, उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। अब बताइए, वायरस से होने वाला बीमारी, व्हाट्सएप चलेगा तो वायरस से बीमारी आ जाएगा। हेड टोपी वायरस से, बताओ 5 गो बीमारी, तुम व्हाट्सएप चला रहा है। हाँ, हर्पीज, रेबीज, खसरा और टाइफाइड बैक्टीरिया है। हाँ, टेटनेस भी बैक्टीरिया है। पोलियो वायरस है, ठीक है। एक ट्रिक लिख लोगे, ए से एड्स, डेंगू, पोलियो, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। हाँ, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में 2 बीमारियां पढ़ेंगे हम लोग, स्वाइन फ्लू और दूसरा पढ़ेंगे बर्ड फ्लू, ठीक है। हाँ, ग से नहीं, इचे है ना, ई के बाद क्या है? चे से चेचक,
अंग्रेजी में इसको कहते हैं चिकन पॉक्स। छो से हो जाएगा छोटी माता। चेचक माने बड़ी माता, छोटी माता स्मॉल पॉक्स होता है। ग से हो जाएगा गलसुआ, मम्स। ख से हो जाएगा खसरा, मीजल्स। ट्र से हो जाएगा ट्रेकोमा, ही से हिपेटाइटिस, म से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पीज, रे से रेबीज। हिपोट बी कौन सा रोग होता है जी? हिपोट बी तो कोई डिजीज नहीं होता। हो गया? लिख लिए हैं? बहुत बढ़िया। कितना डीजी है टोटल? तेरह ना, 13 डीजी, ठीक है। चलिए तो ट्रिक याद रखिएगा तो बीमारी याद रहेगा, ठीक है। हिपोटाइटिस, हिपोटाइटिस नहीं होता, हिपेटाइटिस होता है। ट्रिक क्या है? एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ए से क्या होगा? एड्स। डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट्र से ट्रेकोमा, ही से हिपेटाइटिस, म से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पीज, रे से रेबीज। ठीक है, अब इसके बारे में फटाफट लिखना है। चलिए पहला हेडिंग बनाएंगे एड्स। पहला हेडिंग बनाएंगे एड्स। एड्स, एड्स इसमें डैश दे करके लिखिएगा। एड्स मतलब, एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एचआईवी, जो एचआईवी से होता है, जो एचआईवी से होता है, कॉमा एचआईवी, एचआईवी रेट्रोवायरस, एचआईवी
रेट्रोवायरस कुल का सदस्य है। कुल, रेट्रोवायरस कुल का सदस्य है। इसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए, इसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए, इसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। ठीक है, देखिए एड्स डिजीज है, एड्स डिजीज में ही उसका सारा मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, ए का मतलब क्या है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड किसे कहते हैं? वैसा रोग जो किसी को कब हो? जन्म के बाद हो, उसको क्या कहा जाता है? एक्वायर्ड। ठीक है, इम्यून का मतलब क्या होता है? WBC। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कम करना। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? कारक। वैसा रोग जो जन्म के बाद हो और WBC को क्या करे? कम कर दे, उसी को क्या कहा जाता है? एड्स। ठीक है, एड्स कौन से वायरस से होगा? HIV। एड्स बीमारी का नाम है और वायरस का नाम क्या है? HIV। और HIV वायरस किस कुल का है? रेट्रोवायरस कुल का है। और रेट्रोवायरस कुल का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? RNA। ये प्रश्न पूछा हुआ है BPSC 68 में पूछा, 67 या 8 में पूछा था। ठीक है, कि विषाणुओं में रेट्रोवायरस विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो क्या होता है? RNA। अगर हम लोगों का अनुवांशिक पदार्थ पूछे तो क्या कहेंगे? DNA। हम लोग का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA। और वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? RNA होता है। चलिए याद रहेगा। तो एड्स किस वायरस के फैमिली का है? रेट्रोवायरस। अनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा? RNA। अगला पॉइंट लिखिएगा, एड्स की पहचान। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एड्स की पहचान, एड्स की पहचान सर्वप्रथम CDC, एड्स की पहचान सर्वप्रथम CDC, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। एड्स की पहचान सर्वप्रथम CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 1981 में किया। 1981 में किया। ठीक है, एड्स को सबसे पहले, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बीमारियों पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस आया तो बीमारी का नाम क्या था? बीमारी का नाम क्या था? कोविड-19। बीमारी का नाम कोविड-19। तो कोविड बीमारी जो है वो बच्चा वाला बीमारी था, बहुत बड़ा बीमारी नहीं था। पूछो कैसे? तो कोविड एक बार पहले भी आया था, पहला बीमारी नहीं था। कोविड पहले आ चुका था, आज से 50 साल पहले। नाम अलग था, नाम उसका था सार्स। क्या नाम था? सार्स, SARS, सार्स। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके भी वायरस का नाम कोरोना वायरस ही है। सार्स बीमारी भी जो होती है ना, यह किस वायरस से होती है? कोरोना वायरस से सार्स बीमारी भी होती है। यह आया था 50 साल पहले, कोविड-19 के 50 साल पहले आया था। 2019 में आया कोरोना, उसके 50 साल पहले आया था सार्स। ये कोरोना वायरस, इसमें पूरा का पूरा नाक से लेकर के फेफड़ा ब्लॉक हो जाता था। इससे भी लाखों की संख्या में लोग मरे थे। समझ में आया? ठीक है, तो इस बीमारी का भी पहचान किसने किया था? CDC ने किया था। CDC कहाँ की संस्था है? अमेरिका की। कहाँ की संस्था है? अमेरिका की। और इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस नहीं कर सकते, ब्रांच ऑफिस लगभग सारे देशों में है, लेकिन मुख्य यह संस्था कहाँ की है? अमेरिका की। तो सबसे पहले 1981 में इसी ने एड्स के बारे में पहचान कराया था, बताया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसी का अगला पॉइंट, यह रोग रक्त आधान द्वारा कॉमा संक्रमित सुइयों के प्रयोग द्वारा, संक्रमित सुइयों के प्रयोग द्वारा कॉमा यौन संचरण द्वारा, यौन संचरण द्वारा, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेगा शारीरिक द्रव्य
शारीरिक द्रव्य ब्रैकेट बंद फैलता है, फैलता है। यह संक्रमित मां से उसके बच्चे में, यह संक्रमित मां से उसके बच्चे में प्लासेंटा के द्वारा, प्लासेंटा PLACENTA, प्लासेंटा के द्वारा जा सकता है, प्लासेंटा के द्वारा जा सकता है। ठीक है, एड्स बीमारी फैलेगा किससे? तो संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, संक्रमित सिरिंज से। सुई समझ रहे हो? पहले के समय में आपने देखा होगा, ज्यादा क्या 15-20 साल पहले जो इंजेक्शन आता था ना, अभी के समय में तो डिस्पोजल वाला आता है, एक बार यूज करिए फेंक दीजिए। पहले कांच वाला आता था, जो उसका सिरिंज होता था ना, किसका रहता था? कांच का, और फिर उसके ऊपर निडिल रहता था। तो डॉक्टर लोग क्या करते थे? कांच वाला वो इंजेक्शन रख लेते थे, चेंज केवल क्या कर देते थे? निडिल। ठीक है, क्योंकि थोड़ा महंगा रहता था वो। अब आ गया डिस्पोजल, अब तो 2 रुपये 1 रुपये का इंजेक्शन मिल जाता है, एक बार यूज किए फेंक दिए। तो पहले जो आता था कांच वाला आता था। तो बाद में रिसर्च में पता चला कि जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो सिरिंज के अंदर में भी ब्लड आ जाता है, और सिरिंज में ब्लड आ गया तो उसको कैसे भी धोइए, गर्म पानी में, डेटॉल में, कुछ में भी धोइए, वो वायरस उसका खत्म नहीं होता। तो ये वायरस इन्फेक्टेड सिरिंज से भी फैल सकता है और इन्फेक्टेड नीडल से भी फैल सकता है, दोनों से फैल सकता है, संक्रमित सुइयों के और नीडल के प्रयोग से। दूसरा क्या लिखा है? रक्त आधान द्वारा। रक्त आधान का मतलब क्या होता है? संक्रमित रक्त स्वस्थ व्यक्ति को यदि चढ़ा दिया जाए। रक्त आधान माने खून चढ़ाना, तो संक्रमित रक्त अगर स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो यह बीमारी स्थानांतरित हो सकती है। ठीक है, तीसरा क्या लिखवाया? हाँ, सेविंग से भी हो सकता है, रेजर से भी फैल सकता है। ठीक है, इसीलिए सलून में जाना चाहिए तो चेक कर लेना चाहिए कि ब्लेड चेंज कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बीमारी है जिसको हिपेटाइटिस कहते हैं, तो हिपेटाइटिस सर्वाधिक सर्वे में पता चला था संक्रमित रेजर से फैला था। पहले के समय में जो गांव वगैरह में नाव लोग होता था, उ लोग का रेजर में ब्लेड नहीं रहता था, वो पत्थर पर पिजाता था उसको, देखिए कि नहीं? हाँ, पत्थर पर उसको क्या करता था? पिजाता था, उसमें ब्लेड नहीं रहता था, उसी से दाढ़ी बनाता था सब, समझ गया? तो उसमें कई लोगों को मानो हेपेटाइटिस वाला कोई है, उसका दाढ़ी बना दिया। अब जा करके धो भी दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, और उसी रेजर से लगा दिया, स्वस्थ व्यक्ति का दाढ़ी बना दिया, तो अगला जैसे हेपेटाइटिस हो जाएगा। एड्स का भी अगर रोगी है, उसका अगर दाढ़ी बनाते समय कट उठ गया, ब्लेड अगर से ब्लड उसमें लग गया, तो स्वस्थ व्यक्ति को अगर काट छाट दिया तो पकड़ लेगा उसको। तो इन सबके भी माध्यम से नहीं, श्वसन के द्वारा नहीं फैलेगा, पसीने के द्वारा भी नहीं फैलेगा। उसमें मैंने क्या लिखवाया? यौन संचरण। और यौन संचरण में लिखवा दिया है क्या? शारीरिक द्रव्य। हम लोगों के शरीर में 2 तरह का द्रव्य हो, यौन संचरण में क्या शारीरिक द्रव्य लिखवा दिए हैं क्या? शारीरिक काट दीजिए, रक्त द्रव्य कर दीजिए, शारीरिक केवल काट दीजिए, वहां रक्त लिख लीजिए, शारीरिक काट के रक्त लिख लीजिए। ठीक है, रक्त, 2 तरह के द्रव्य हम लोगों के शरीर में होते हैं, शारीरिक द्रव्य और रक्त द्रव्य। तो शारीरिक द्रव्य का मतलब होता है पसीना, लार, आंसू, इन सबको क्या कहते हैं? शारीरिक द्रव्य। तो यह वायरस इनके माध्यम से नहीं फैलेगा, पसीने के माध्यम से नहीं फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति का शर्ट है, स्वस्थ व्यक्ति पहन लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पसीना के माध्यम से नहीं फैलेगा। लार के माध्यम से, यानी साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं तो नहीं फैलेगा। केवल फैलेगा किस चीज से? रक्त द्रव्य। तो रक्त द्रव्य का मतलब होता है शुक्राणु और वेजाइनल फ्लूइड। ठीक है, इसके माध्यम से यह बीमारी कम्युनिकेट हो सकता है। साथ ही साथ संक्रमित मां से उसके बच्चे में किसके द्वारा जाएगा? प्लासेंटा के द्वारा। अगर डॉक्टरी देखरेख में बच्चा जन्म ले रहा है तो बीमारी होने का संभावना कम है। प्लासेंटा क्या होता है? मां और बच्चे का शरीर जिससे जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? प्लासेंटा। प्लासेंटा से निकला रहता है कोड, इम्ब्रियोनिकल कॉर्ड, जो बच्चे के नाभि के से कनेक्ट रहता है। तो प्लासेंटा के थ्रू यह वायरस कम्युनिकेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसका क्या है? फैलने का सोर्स है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लक्षण। लक्षण लिख के डैश दीजिए, लक्षण लिख के डैश दीजिए, उसमें लिखिएगा, लक्षण में लिखिएगा वजन घटना, वजन घटना, कॉमा सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, कॉमा धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, कॉमा कमजोरी, कमजोरी, कॉमा बार बार बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ना इत्यादि। ठीक है,
ये सब क्या इसके लक्षण है। एड्स का रोगी जब डेथ करता है ना तो उसके बॉडी में मसल्स बचता ही नहीं है, केवल खाली रहता है उसके शरीर में क्या, हड्डी, मांस सब उसका गल जाता है, खाली कंकाल शरीर में बचता है। तो इस रोग में व्यक्ति का जो ये है, जो मसल्स है वो बहुत तेजी से क्या होता है, डिटोरिएट होता है, डिकम्पोज होता है और वजन घट करके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसका क्या है, लक्षण है। इसका जांच लिख लीजिएगा, इसका 2 जांच है। इसका जांच लिख लीजिएगा, टेस्ट। पहला लिखिएगा एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, और दूसरा जांच लिख लीजिएगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 2 जांच लिख लीजिए, एलिसा और पीसीआर। हो गया। तो ये एड्स के क्या हैं, 2 जांच हैं, एलिसा और पीसीआर जांच टेस्ट है। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। इसके आगे फिर अगले क्लास में डिजीज खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो डिजीज खत्म। नेक्स्ट क्लास कब है, हिस्ट्री का है अभी।